हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट की क्लासेस चल रही हैं उसमें जो हमने नई सीरीज़ चलाई थी, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एसएसटी का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके एक सेट को हम सॉल्व कराते हैं। उसके एक सेट को सॉल्व कराते हैं जिसमें हम उसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहले पार्ट में पहले 30 क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी से आते हैं एनसीईआरटी के, और सेकेंड पार्ट अगले दिन जो होता है उसमें क्या होता है कि पेडागॉजी से आती है, एसएसटी पेडागॉजी से आती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके पहले पार्ट को पढ़ाएंगे, जिसमें क्या होगा कि जो 3 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था उसका पहले जो 30 क्वेश्चन जो एसएसटी थ्योरी से आते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसमें डायरेक्ट हम एसएसटी वाले सेक्शन में जाते हैं। एसएसटी सेक्शन में पहला प्रश्न है असर्शन और रीजन का। कथन है कि आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण है कि किसी इलाके में पौधे और जानवर जैसे संसाधन का खत्म होना संभव है। बताइए, कथन तो सही है कि आखेटक और खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, और कारण भी सही है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो पौधे और जानवर थे ऐसे संसाधन खत्म होना संभव था, इसलिए जब एक जगह का संसाधन खत्म हो जाता था तो वे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न 2 है, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुड़ियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश हैं। यह किस ग्रंथ में वर्णित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा बाहर से प्रश्न आ गए हैं। तो मैंने कल ही बताया था कि 4 से 5 प्रश्न थोड़ा बाहर से आ जाते हैं, तो आप उसके प्रति परेशान ना होइए। आप अपने जो बाकी 55 प्रश्न बचते हैं उसको देखिए, पेडागॉजी प्लस थ्योरी मिला के, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। इसको तो आप वैसे भी थोड़ा सा ट्रिक लगा के कर सकते हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया है, राज तरंगरी के बारे में पढ़ाया नहीं गया है एनसीईआरटी में, अर्थशास्त्र के बारे में ही बताया गया है, और यही सही आंसर हो जाएगा कि यह कथन अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही है या फिर कौन से कथन गलत है। कथन 1 है कि 7वीं शताब्दी से शासक ने बड़ी मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन 2 है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपने निशाना बनाते थे। तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा। तो प्रश्न 3 में कह रहा है कि 7वीं शताब्दी से शासक ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। बिल्कुल ये बात सही है कि मंदिर बनवाने से उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया था। और कथन 2 क्या है कि मंदिरों पर अपना निशाना बनाया जाता था। शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तथा मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। बिल्कुल ये बात भी सही है। और फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन 2 है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तथा फर्स्ट सेकंड की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 4 क्या है। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली डैश के बीच समान है। बताइए, ऊंची भीतरी छत में जो मेहराबों वाली वास्तुकला थी वह किन 2 इमारतों में समान है? तो इसमें डी देखिए, कुतुब मीनार और राजराजेश्वर मंदिर अगर आप देखेंगे तो क्या एक समान दिखती हैं उनकी मेहराब वाली कला? नहीं। विजयनगर और शाहजहानाबाद में भी नहीं मिलती है। बांग्ला गुंबद और जोधा भाई की महल में भी नहीं होती। यह किसमें समान है? वृंदावन के गोविंद देव मंदिर में और फतेहपुर सीकरी के महल में यह कला समान है। एनसीईआरटी में यह दिया गया है, ध्यान रखिएगा। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों में यह कला समान है। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 है कि 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। देखते हैं इसमें कथन क्या क्या दिया गया है। कथन ए है कि बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। बिल्कुल, दक्षिण भारत में इसका उदाहरण मिलता है कि बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार भी राजा बनने लगे थे, जिन्हें सामंत कहा जाने लगा था। सामंत कभी कभी राजा भी बन जाते थे।
और ब्राह्मणों ने भी अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था। इसका भी उदाहरण दक्षिण भारत में मिलता है, बहुत ज़्यादा उदाहरण मिलता है कि ब्राह्मण ने अपना परंपरागत पेशा छोड़ के शासन भी प्रारंभ कर दिया था। तो ए और बी दोनों सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 6 क्या कह रहा है। 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। कथन ए तो सही है, हिस्ट्री में दिया गया है। कथन बी है कि ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा जाता था जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। बताइए। कथन बी गलत है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ये इज करेक्ट। प्रश्न 7 है, औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन ए है कि 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत की। थॉमस मुनरो ने की थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ए गलत हो जाएगा। बी है कि इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। बिल्कुल। सी है कि जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार था। बिल्कुल, ये बात भी सही है। ए गलत है, बी और सी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली बी एंड सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 अब देखते हैं, विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, वह एक अंग्रेजी शासक थे। सेकंड है कथन। थर्ड है कि कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और फोर्थ है, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, बिल्कुल स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के थे। अंग्रेजी शासक वह नहीं थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था, बिल्कुल इन्होंने दी थी। और बंगाल और बिहार के जिलों में इन्होंने दौरा किया था और वहाँ की रिपोर्ट दी थी। तो सेकंड गलत है, सेकंड वाले हट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 देखते हैं, मिलान करने के लिए राजा राम मोहन राय। बताइए राजा राम मोहन राय किससे संबंधित हो जाएंगे, ब्रह्मो सभा से संबंधित हो जाएंगे ना। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय ब्रह्मो सभा। पंडिता रमाबाई विधवा गृह से संबंधित हो जाएंगी। और ईश्वरचंद विद्यासागर लड़कियों के लिए स्कूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का क्या है, ए का हो जाएगा फोर्थ और बी का थर्ड। ए का फोर्थ, बी का थर्ड इसमें है, बिल्कुल ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 10 क्या है। प्रश्न 10 है कि किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार की थी। ए है कि पश्चिमी विचारों का हवाला देना, बिल्कुल ये बात सही है। समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, ये गलत है। सी है प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना, बिल्कुल ये ग्रंथों के बारे में, ग्रंथों से अपना सोर्स मानते थे। इनका जो स्रोत था, किसी भी चुनौती देना होता था किसी भी बुराई को, तो ये ग्रंथों को अपना स्रोत मानते थे, पश्चिमी विचारों को हवाला देते थे और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढते थे। तो ए और सी सही हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 10 में आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 11 अब देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं हिंदी वर्जन। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। फर्स्ट है खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, बिल्कुल ये हिस्सा था। सेकंड है पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, ये हिस्सा नहीं था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा ये नहीं था, इसके साथ ये नहीं चल रहा था। गुजरात में नमक सत्याग्रह था और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वन सत्याग्रह भी इससे संबंधित है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड नहीं था, सेकंड काट दीजिए, थर्ड है लेकिन फोर्थ भी है, सेकंड इसमें कट जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 12 है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी का एक अन्य नाम वंदे मातरम आंदोलन था, एक विशेष क्षेत्र में। वह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत बार पेपर में, विभिन्न पेपरों में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आंध्रा में। आंसर क्या हो जाएगा, आंध्रा। प्रश्न 12 में आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 13 आप देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया, बिल्कुल ये कथन सही है। प्रश्न बी है कि
1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया था। बताइए 1956 में, ये कथन तो गलत हो जाएगा। एक कथन सही है, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, लेकिन सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें जो बताया जा रहा है कि कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर जोर दिया गया था, ये कथन गलत हो जाएगा। तो ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। प्रश्न 14 आप देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ज्योतिबा राव फूले पर कौन से कथन सही है? फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी, बिल्कुल एक बात तो सही है। बी कथन है उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया, ये बात भी सही है। सी है उन्होंने कहा कि यार विदेशी थे, बिल्कुल ये बात भी सही है। डी है कि वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, बिल्कुल ये भी बात सही है। ई कथन क्या है कि उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित की थी। ई कथन गलत है क्योंकि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी समर्पित नहीं की थी, अमेरिका अफ्रीका नहीं, यहाँ अमेरिका के दासों के प्रति इन्होंने समर्पित की थी इस बुक को। तो ई गलत हो जाएगा, ए बी सी डी सही है। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए बी सी डी ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 15। एक रोल पे में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्र को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह का अभिनव वे कर सकते, बताइए। तो इसमें कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से दो ग्रह हैं जिनका जो कद है और वजन है लगभग समान दिखता है। तो बताइए उसमें क्या है? पृथ्वी और शुक्र ही तो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पृथ्वी शुक्र, इसको तो आप सभी जानते हैं ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी और शुक्र। आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 आप देख लेते हैं। प्रश्न 16 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करें। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल। बी है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो प्रश्न 16 में आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू, बोथ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 17। यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 बज के मतलब 10 AM हो रहा है, 10 पूर्वाहन हो रहा है, तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? ग्रीनविच का मतलब क्या है हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा ना, ग्रीनविच का मतलब 0 डिग्री है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे समय क्या होता है? पहली बात तो ये जान लीजिए, ऐड होता है, समय ऐड होता है। तो अब ये बताइए कि 24 जो घंटे होते हैं उसमें पृथ्वी 360 घूमती है ना, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। एक घंटे में जब 15 डिग्री घूमेगी तो 60 डिग्री घूमने में उससे कितना समय लगेगा? 4 आवर लगेगा ना। 15 चौके 60, तो प्रत्येक मान से गुणा करेंगे तो 4 आवर हो जाएगा। अब ये बताइए कि 4 आवर प्लस होगा कि माइनस? पश्चिम में है, पश्चिम से ग्रीनविच आने के लिए पूर्व में आना पड़ेगा ना। 60 डिग्री पश्चिम देशांतर है, इधर आने के लिए तभी तो ग्रीनविच समय लेखा पाएंगे, तो 4 आवर ऐड हो जाएगा। 10 AM से 4 आवर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 4 14 मतलब 2:00 मतलब 2 PM या 2 अपराह्न हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न लगभग एक प्रश्न एक सेट में आ ही जाएगा, हर बार आता है। आगे देखते हैं प्रश्न 18 है कि अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप किस पर खड़े हैं? बताइए आप किस पे? उत्तरी ध्रुव पर खड़े हैं, मकर रेखा पे खड़े हैं, ध्रुव वृत्त दक्षिणी पे खड़े हैं या इक्वेटर? तो 0 डिग्री अक्षांश का अन्य नाम क्या है? इक्वेटर ना, विषुवत वृत्त ही तो इसका अन्य नाम है। तो प्रश्न 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल हैं और जैवमंडल, बाकी दोनों पूछ रहे हैं। तो 4 जो क्षेत्र हैं प्राकृतिक पर्यावरण के, उसमें पूछा जा रहा है कि एक वायुमंडल एक जैवमंडल है, बाकी पूछा जा रहा है। तो मध्यमंडल कोई पर्यावरण के 4 क्षेत्रों में आता है? नहीं आता है। और मध्यमंडल आता है? नहीं आता है। स्थल मंडल और समताप मंडल इसमें नहीं आता, स्थल मंडल तो होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जलमंडल और स्थल मंडल, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 जो क्षेत्र हैं प्राकृतिक पर्यावरण के कौन कौन से हो जाएंगे? वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और तीनों को मिला जुला के जैवमंडल चौथा क्षेत्र बनता है, तीनों का मिला जुला रूप। तो प्रश्न 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 20। प्रश्न 20 है कि निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंध वर्षा वन के बारे में सही है? तो इन्हें वर्षा वन कहा जाता है या इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है? बिल्कुल सदाबहार वन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें वर्षा जो होती है उससे पर्याप्त नमी रहती है हमेशा, और पत्तियां इन्हें कभी झाड़ना नहीं पड़ता है। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी अपनी पत्तियां गिराते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है, इसीलिए इसे सदाबहार कहते हैं। क्योंकि मतलब अगर कई वृक्ष हैं तो एक वृक्ष अभी पत्तियां गिरा रहा है तो अगला वृक्ष बाद में गिराता है, क्योंकि नमी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो बी भी सही है। सी है कि इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष
साल, सागौन और शीशम है। सी कथन गलत है क्योंकि ये पर्णपाती वन के उदाहरण है। और डी है कि इन वनों को मानसून वन कहते हैं, नहीं, इन वनों को मानसून वन नहीं कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। ए और बी सही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी ही तो सही है। प्रश्न 20 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आर ट्रू, सी और डी गलत है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न 21 हम देख लेते हैं। अमेजॉन बेसिन के बारे में कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। प्रश्न 21 में देख लेते हैं अब कौन से कथन दिए गए हैं। यह नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है, बताइए ये कथन सही है, नहीं, ये कथन गलत है। नील नदी इस प्रदेश से नहीं, नील नदी तो दक्षिण अफ्रीका में होकर बहती है ना। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है, बिल्कुल ये बात सही है। गर्म रहता है, आर्द्रता लगातार बनी रहती है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च ही बनी रहती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ए गलत है, बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए इज़ रॉन्ग बट बी एंड सी आर ट्रू। आगे देखते हैं, प्रश्न 22 क्या कह रहा है। प्रश्न 22 है कि पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के निम्न में से क्या कारण है, बताइए। आतपन क्या होती है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसे ही आतपन कहा जाता है ना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, क्या ये कारण है, बिल्कुल ये कारण है। सूर्य की किरणों की नति कोण, बिल्कुल जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ये भी कारण है। और दिन की अवधि, बिल्कुल ये भी कारण है। तो आतपन जो होता है, सूर्य की जो गर्मी होती है उसमें तीनों कारण प्रभावित करते हैं। तो ए बी एंड सी आर ऑल आर ट्रू। तो प्रश्न 22 में उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 है कि वायुदाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। चलिए देखते हैं। कथन ए है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। बी है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, बिल्कुल एक कथन सही है। और ऐसा क्यों होता है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब लगाती है लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि वायु का दाब जो हमारे शरीर पर लगता है वो सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर इसके विपरीत बल लगा लेता है तो बल शून्य हो जाता है। बी भी सही है और ए की सही व्याख्या भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही हैं तथा बी सही व्याख्या है ए की। आगे देखते हैं, प्रश्न 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिज का एक समूहन है। बी है कि खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। बताइए, सेल जो है वह खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का संगठन है, समूहन है, नहीं, कथन ए गलत है। और बी है कि खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी तो सही है। ए गलत है। तो ए इज फॉल्स देख लेते हैं किस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। प्रश्न 25 अब देख लेते हैं। रिक्त स्थान का सही विकल्प भरिए। प्रेयरी है चीतों का घर, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह, दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा, या फिर ठंडे रेगिस्तान। तो बताइए प्रेयरी क्या है। तो ठंडे रेगिस्तान तो नहीं है, घास का एक मैदान है ना प्रेयरी। और दिन में बहुत गर्म होता है ऐसा नहीं है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, तापमान सामान्य रहता है। प्रश्न 25 में आंसर भी क्या हो जाएगा, चीतों का घर नहीं है। क्या है इसका, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। ये मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है क्योंकि एक प्रकार का ये क्या है, चारागाह ही तो है, एक प्रकार का ये चारागाह है ना। तो मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 अब देख लेते हैं। प्रश्न 26 है कि निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता नगरीकरण। ऑप्शन नंबर बी है बेहतर होता जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर सी है कि बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन। डी है भोजन और नकदी फसल की बढ़ती मांग। तो इसमें देख लेते हैं अब ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ए बी और डी, ए सी और डी, बी सी डी और ऑल ऑफ एबव। देख लेते हैं इसमें कौन से कथन हैं और नहीं है। तो बढ़ता नगरीकरण है, बेहतर होता जीवन स्तर भी इसका कारण है। सी क्या है, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन। बताइए, विद्युत उत्पादन से अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी आती है, नहीं। इससे तो जल बचाने का ही कोशिश किया जाता है ना। तो सी तो नहीं है। डी है कि भोजन और नकदी फसल की बढ़ती मांग, बिल्कुल ये भी है, नकदी फसल में जल की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो ए बी और डी इसमें सही है। देख लेते हैं ए बी और डी किस में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ए और बी और डी सही है, बाकी इसमें सी गलत था। प्रश्न 27 अब देख लेते हैं। सबसे उचित विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। बताइए, भूमि उपयोग में जो परिवर्तन है
हमारे समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसको बढ़ावा देती है कि यह उस क्षेत्र के लोगों को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देती है, यह आधुनिक मूल्यों और व्यवहार का विस्तार देती है, यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। तो बताइए, भूमि उपयोग में जब परिवर्तन होता है तो समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि यह स्थान प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को भी प्रभावित करती है ना। जैसे भूमि उपयोग में पहले कृषि हो रही है तो वहाँ का जो समाज कैसे होगा, कृषि प्रधान होगा ना, वहाँ किसान ज़्यादा होंगे। अब वहीं इंडस्ट्रीज अगर बन जाएंगी तो वो समाज में क्या हो जाएगा, उस समाज में विकास अधिक हो जाएगा लेकिन प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। तो जो संसाधन का प्रयोग होता है और उसकी जो व्यवस्था होती है इसको प्रभावित कर देती है ना भूमि का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 अब देख लेते हैं कि किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या है। इसको तो पढ़ाया ही गया है, पॉलिटी में हूबहू प्रश्न इसको पढ़ाया गया है ना कि आप एक छवि में कब बांध देते हैं, सभी व्यक्ति को एक ही तरह कब देखने लगते हैं, जब आप स्टीरियोटाइप हो जाते हैं ना। जब आप रूढ़िबद्ध धारणा पहले से ही बना लेंगे तो उसके बारे में कुछ अलग छवि देख ही नहीं पाएंगे, आप एक ही छवि से देखेंगे, जो आपका विचार कहेगा एक छवि बना लेंगे आप उसके प्रति और उसी में आप देखेंगे सभी व्यक्तियों को। तो रूढ़िबद्ध धारणा बनाना ही एक छवि में बांधना हो जाता है। प्रश्न 29 देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न है। कथन कारण का है कि समानता एक वास्तविक बने इसके लिए लोगों को संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल ये बात सही है कि समानता एक वास्तविकता बन जाए, सभी लोग समान हो जाएं, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। लोग भी संघर्ष करें और सरकार भी सकारात्मक कदम उठाए। कारण है कि समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगी। बिल्कुल समानता स्वतः ही नहीं हो पाएगी, हमें संघर्ष करना होगा। तो ए भी सही है, आर भी सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है। पंच को पंचायत क्षेत्र का वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, पंचायत क्षेत्र का जो वार्ड होता है उसे पंच कहा जाता है ना। इसको पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा, इसको पॉलिटी में पढ़ाया गया है। बी है ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। बिल्कुल बी बात भी सही है कि ग्राम सभा के जो सभी सदस्य होते हैं, गांव के नहीं, ग्राम सभा मतलब क्या होता है, जो मतदाता सूची में होते हैं उन्हें ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है। उनके सदस्य मिलकर पंचायत को मुखिया बनाते हैं। सी है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है। बिल्कुल ये बात जो मैंने अभी ऊपर बताया वही बात सी लिखा गया है, तो ये भी बात सही हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर कि ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू, डी हो जाएगा आंसर ना, ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू। तो प्रश्न 30 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।